राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज इसको पूरा पढ़ लेंगे, इस चैप्टर को। ये जो यूनिट है, यूनिट 1, इसमें ये जो इंट्रोडक्शन है बहुत छोटा सा चैप्टर है, थोड़े से ही टॉपिक है, तो इसको आज फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। देन वी मूव टू यूनिट 2, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपने क्लास 11 से पढ़ा है। ओके, लाइक चलो क्लास 11 से लेके आपने अभी तक जितने भी पढ़े, तो आपने बहुत सारे टाइप की अकाउंटिंग पढ़ी है, राइट। बहुत सारे टाइप की, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है, और अब ये एक तीसरी चीज आ गई विच इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो क्यों है, तो देखो अकाउंट्स बहुत वास्ट टॉपिक है, तो अकाउंट्स को हम एक साथ सारा नहीं पढ़ सकते, इसलिए अकाउंट्स को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ते हैं। अकाउंट्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आती है, जिसमें हम सिर्फ फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। अकाउंट्स में कॉस्ट अकाउंटिंग भी आती है, जिसमें हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं कि कोई भी जब कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो उसकी कॉस्ट कैसे आती है, उस कॉस्ट से रिलेटेड बातें हम कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। फिर आता है यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सारी एक्टिविटी को मैनेज करने वाली अकाउंटिंग। फिर इस अकाउंट्स में टैक्सेस भी आते हैं, टैक्सेस के बारे में पढ़ते हैं। और टैक्सेस भी आपके दो जगह डिवाइड हो रखे हैं, विच इज इनकम टैक्स एंड जीएसटी। जीएसटी आप नेक्स्ट टाइम में पढ़ोगे। ओके, तो अकाउंट और भी बहुत सारे अकाउंटिंग है, तो ये सारी मिला के जब ये सब पढ़ लेते हो तब आपका अकाउंट्स कंप्लीट हो। ओके। ओके, अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़ के आपको क्या मिलेगा, तो देखो, जब भी कोई बिजनेसमैन या कोई भी बिजनेस करता है, तो उसको वो सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट मेंटेन कर ले और उस फाइनेंशियल रिपोर्ट को एनालाइज ही ना करे, तो उससे कुछ नहीं होगा। उस अगर उसको एक, हाँ, तो अगर कोई भी पर्सन है, या जो कोई भी मिस्टर एक्स है मान लो, और मिस्टर एक्स अपना एक बिजनेस चलाता है। ओके, तो अगर वो इस बिजनेस के सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को मेंटेन कर ले और इसके प्रोडक्ट्स में क्या क्या कॉस्ट लग रही है उसको मेंटेन कर ले, तो क्या मेंटेन करने से बिजनेस चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। सिर्फ मेंटेनेंस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाता। वो जो रिकॉर्ड्स वो मेंटेन कर रहा है, उन रिकॉर्ड को एनालाइज भी करना पड़ेगा कि वो रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं। अगर कुछ भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। तो ये जो वाई का रीजन है ना, ये वाई का आंसर हमें कौन देता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें बताता है कि कोई भी एक्टिविटी हुई तो वो क्यों हुई, उसके पीछे का रीजन क्या था। ये वाई का आंसर देने का काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है। तो अब हम कर रहे हैं, तो अभी आगे चलते हैं। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, मैनेज एंड अकाउंटिंग। इसमें हम अकाउंट्स को भी प्रिपेयर करेंगे, अलग अलग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी निकालेंगे, और उन एक्टिविटी को मैनेज करके और एक डिसीजन भी लेंगे कि कैसे वो जो भी एक्टिविटी हुई है, उस एक्टिविटी से हमारे जो बिजनेस है उसमें क्या बेनिफिट आएगा, वो क्या बेनिफिशियल होगी और क्यों बेनिफिशियल होगी हमारे बिजनेस के लिए। ये सब कुछ, ये सारी डिसीजन मेकिंग कौन बताएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए ना आपको सारी चीज चाहिए, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आनी चाहिए और आपको कॉस्ट अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, ये दोनों तो मस्ट है। और अब ये क्यों आनी चाहिए, क्योंकि अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन तो ले रहा है, लेकिन वो किस बेस पे लेगा, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट के बेस पे लेगा, वो कॉस्ट के रिपोर्ट के बेस पे लेगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट ही उसको बताएगा कि कैसे कुछ भी हुआ या कोई भी एक्टिविटी हुई, मान लो जैसे आपने रिवेन्यू जनरेट किया तो वो रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ। कॉस्ट आई तो उसमें हमने प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या कॉस्ट की, तो ये सारी चीजें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग देगा। फिर ये सारे रिकॉर्ड जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में ठीक किए, मेंटेन किए, ये सारे रिकॉर्ड मैनेजमेंट अकाउंटर
एनालाइज करेगा, उनको देखेगा कि उनमें क्या चीजें दिक्कत थी, कौन सी ऐसी चीज है जो हमने एक्स्ट्रा बियर कर ली, जो कोई ऐसी कॉस्ट है जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई, तो वो सब कौन बताएगा? मैनेजमेंट। ओके, तो यही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रिपोर्ट्स को एनालाइज करना और बताना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग बता। चलो अभी हम आगे चलते हैं। So, हाँ, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? Management accounting is a specialized branch of accounting that focusing on providing financial and non-financial information to internal manager for decision making। अभी मैं बताया ना, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन वर्क है डिसीजन लेना। तो वो डिसीजन किस बेस पे ले रहा है? वो फाइनेंशियल रिपोर्ट और नॉन फाइनेंशियल दोनों। अगर आपने लास्ट टाइम जब आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी तब देखा होगा, और कॉस्ट अकाउंटिंग में देखा होगा, ये सिर्फ है ना क्वांटिटी चीजों को फोकस करते हैं, ये क्वालिटी चीजों को भूल जाते हैं, राइट? ये सिर्फ क्वांटिटी, या फिर ऐसा कहें कि जो सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड चीज है ना उन पे फोकस करते हैं। लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल चीज है जिसमें हमारे पैसे वेस्ट नहीं हो रहे हैं, या कोई ऐसी चीज है जो हम इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की डेडिकेशन, कौन सा डिपार्टमेंट है आपके बिजनेस में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाकी सारे डिपार्टमेंट से, हम ये इन दोनों चीजों को या इस टाइप की चीजों को ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या नॉन कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसीडर करते ही नहीं। तो लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कहता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये कहता है कि अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना, आपको एक ऐसा डिसीजन लेना है जिससे आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है वो भी हेल्दी रहे और बिजनेस फ्लरिश करे, बिजनेस में जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता रहे, तो आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है, और फिर उसके बेस पे आपको क्या करना है? डिसीजन लेना है। हाँ, इसमें यही कहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो फोकस करता है फाइनेंशियल, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन इंटरनल मैनेज। अब देखो, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये तो पता ही है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, ना तो सेबी कुछ ये कहता है कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी करनी है, ना आरबीआई कहता है, ना कंपनी एक्ट कहता है। इन तीनों में से कोई ये नहीं कहता है कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी ही करनी है। ये बस जो कोई भी बिजनेस है उनका खुद की पर्सनल डिसीजन होता है कि उनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है पर और या नहीं करनी। तो इसका कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आपको करनी है और पब्लिकली इनको डिक्लेयर करना है, तो ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ बिजनेस अपने इंटरनल बेनिफिट के लिए करता है कि उसको पता रहे कि सारी एक्टिविटी एक फ्लो में चल रही है या नहीं चल रही है, इसलिए कोई भी बिजनेस करता है। और ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है सिर्फ इंटरनल यूजर्स के लिए होता है, जो इंटरनली जो बिजनेस के इंटरनल में है ना, जैसे कि मैनेजर्स हो गए, टॉप लेवल में जो जो काम करते हैं वो हो गए, और सीईओ हो गए, एम्प्लॉयज भी, तो जो सिर्फ इंटरनल काम करते हैं ना उनके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है, ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके बिजनेस। ओके, नेक्स्ट। अब देखो कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं इसमें। तो पहले तो हम मीनिंग देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, फिर नेचर देखेंगे, फिर स्कोप देखेंगे, और अब लिमिटेशन भी देखेंगे। अगर किसी चीज की एडवांटेज पढ़ना जरूरी है तो उसकी डिसएडवांटेज, उसकी लिमिटेशन पढ़ना भी जरूरी है। एस हमें सबको पता है कोई भी जो चीज होती है उसकी पॉजिटिव साइड भी होती है और नेगेटिव साइड भी होती है, तो हमें दोनों चीजें पढ़नी जरूरी है। तो हम लिमिटेशंस भी देखेंगे। उसके बाद ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अभी देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये क्या कहते हैं।
कि कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि इनका नाम सुन के तो सेम सेम लग रहा है लेकिन ये बहुत अलग है एक दूसरे से। ओके, फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल। ये भी, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी डिफरेंस पूछ लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करते हैं? मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट सेज मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल अकाउंटिंग। इसका दूसरा नाम क्या है? मैनेजरियल अकाउंटिंग। और ये क्या है? तो ये एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में या किस किस बिजनेस के किस वाले पार्ट में काम करने की ज़रूरत है। तो पहले तो ये उस काम को आइडेंटिफाई करेगा, देन उसको मेज़र करेगा कि क्या क्या इसमें जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उसमें और जो हमारे लास्ट में रिजल्ट आया, इन दोनों में वेरिएशन कितनी है, ये सब कौन बताएगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहले तो वो आइडेंटिफाई करेगा, फिर वो मेजर करेगा, फिर उसके बाद वो जो उसने मेजर किया है, जो भी उसने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स निकाले हैं, उन रिकॉर्ड्स को एनालाइज करेगा कि क्या निकले, कैसे निकले, क्या हुआ। फिर उनको इंटरप्रेट करेगा एंड देन उनको कम्युनिकेट करेगा। इंटरप्रेट मतलब उनके ग्राफ बनाएगा, डैशबोर्ड्स बनाएगा, या फिर वो कहते क्या, वो रिजल्ट्स का मीनिंग क्या है, मतलब मीनिंग इन सेंस कि जैसे कॉस्ट मान लो कि आपकी आनी चाहिए थी ₹10 पर पीस, लेकिन आपकी आई कितनी? ₹12 पर पीस। तो ये डिफरेंस क्यों आया? ये ₹2 का जो डिफरेंस है, जो वेरिएशन आई है हमारे रिजल्ट में और स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया था उसमें, तो वो क्यों आया? तो वो इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करेगा कि वेस्टेज ज़्यादा हो गई एम्प्लॉयज से, वेस्टेज ज़्यादा हो रखी है, या फिर वो अच्छी तरह इफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कौन बताएगा? ये इंटरप्रेट में। एंड देन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब अब वो जो भी उन्होंने इंटरप्रेट किया, एनालाइज किया, उन सारी चीज़ों को टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक, एंड देन बॉटम लेवल टू अगेन टॉप लेवल, ये सारी चीज कम्युनिकेट करके एक इंटरनल मैनेजर मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। ओके, और इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। ये तो आप इतने क्लास में सब पढ़ के आ रहे हो। हर एक चीज का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल बनाया उसको अचीव करना। राइट, चलो चलो लेट्स। अच्छा, अब ये देखो, इट कंबाइंस अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल। क्या कह रहा है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, उसमें अकाउंटिंग को भी मैटर दोगे, फाइनेंस को भी, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को भी। ऑल्दो कोई कंपनी एक्ट या सेबी आपको कहता नहीं है कि आप इसमें कोई लॉज बनाओ, या और ना कोई ऐसे स्टैंडर्ड सेट्स किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से या कंपनी एक्ट की तरफ से कि वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फॉलो करे, बट स्टिल प्रिंसिपल्स है कि वो एथिकली काम करे और उस एथिक के साथ काम करे, फ्रॉड ना करे, ये सब चीज़ें। तो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मिलके क्या बनता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन इट फोकसेस ऑन इंटरनल यूज बाय मैनेजमेंट। अभी मैंने कहा कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना। तो ये कोई भी बिजनेसमैन क्यों करता है? सिर्फ अपने पर्सनल मोटिव को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने बिजनेस के गोल को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने बिजनेस में आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसके बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सब करने के लिए बिजनेस एक कोई भी बिजनेसमैन मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है। तो ये इट्स ओनली फॉर इंटरनल यूज एंड नॉट फॉर एक्सटर्नल यूज। ओके, नाउ इट डील विद फोरकास्टिंग। अब हमने
पीछे वाले स्लाइड्स में पढ़ा कि डिसीजन मेकिंग लेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट कर देंगे। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग इनके बाद होगा। पहले उन्होंने हर एक एक्टिविटी को एनालाइज किया, फिर उनको इंटरप्रेट भी कर दिया। ओके, अब जब डिसीजन लेने की बारी आएगी तो उनको कुछ फोरकास्ट भी तो करना होगा ना। अब आप कुछ भी कहते हो, जैसे कि आपने कहा कि चलो हम नेक्स्ट वीक घूमने जाते हैं। तो घूमने जा रहे हो तो आप ये सोच रहे हो ना कि कोई भी ऐसी नेचुरल डिजास्टर नहीं होगी। आप ये फोरकास्ट कर रहे हो कि मे बी ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं होगा और हम सेफली और अच्छी तरह घूम के आ जाएंगे। सिमिलरली लाइकवाइज डिसीजन मेकिंग के लिए भी मैनेजर को कुछ बहुत सारी चीजें वो फोरकास्ट करनी पड़ती है, और फोरकास्ट करके ही वो डिसीजन लेता है। वो ये एज्यूम करके चलता है कि जो डिमांड अभी है वो डिमांड इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होने वाली है, या मे बी कोई ऐसा ट्रेंड आने वाला है फ्यूचर में जिससे जिससे उनकी ये वाला जो प्रोडक्ट है बिजनेस का वो इंक्रीज हो सकता है या वो डिक्रीज हो सकता है। तो उनको बहुत सारी चीजें फोरकास्ट करनी पड़ती है, एज्यूम करना पड़ता है, और तब जाके वो कोई एक डिसीजन ले पाता है। ओके, देन उसको अपने बजट, अब फोरकास्ट कर लिया, चीजें तो बना रही, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, बजट तो हमारे पास लिमिटेड है ना, उसकी तो अब बजट को तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने बजट के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। एग्जैक्टली exactly. अगर आप घूमने जा रहे हो तो आप घूमने के लिए 4 दिन की ट्रिप बनाओ या 5 डेज की और 10 डेज की, इट्स ओनली डिपेंड ऑन योर पॉकेट, आपकी पॉकेट में कितने पैसे। लाइकवाइज जब बिजनेस करता है तो वो अपने बजट को ध्यान रखते करता है कि उसके पास कितना फंड है या फिर उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं जिससे वो फोरकास्ट कर सकता है या फिर कोई भी प्लानिंग कर सकता है, फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है। ओके, एंड देन वो एनालाइज भी करते हैं सारी और मतलब फिर फोरकास्ट कर लिया कि हम ये वाला गोल अचीव करना है, बजट बना लिया उसका, उसके ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, और एट द एंड जो उसने स्टैंडर्ड सेट किए थे फोरकास्टिंग के टाइम पे, अब वो एनालाइज करेगा दोबारा, ये साइकिल चलती रहती है। ओके, तो फिर वो एनालाइज करेगा दोबारा कि क्या हुआ, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, और नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, और हो गए और उससे ज्यादा अच्छी तरह अचीव हुए, ज्यादा इफेक्टिवली हुए, तो उसका रीजन भी क्या है, ये सब फिर वो एनालाइज करेगा अपने रिजल्ट्स को देख। ओके, मान लो ये एक कॉफी ब्रांड है, कॉफी लिमिटेड इसका नाम है। ओके, तो अब ये कॉफी लिमिटेड क्या कहता है कि है ना, इसकी जो कॉस्ट है ना पर कप, कॉस्ट पर कप इज ₹10। ओके, फिर ये एट द एंड ऑफ द ईयर अपने सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं। ओके, ये इसकी प्रिडिक्शन है, जो ये कॉफी ब्रांड जब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर प्रिडिक्ट करता है और अपना गोल बनाता है कि इसकी जो कॉस्ट पर कप है वो ₹10 आनी चाहिए। ओके, बट बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड ये अपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एनालाइज करता है और देखता है इसकी जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट ₹12 पर कप आ रही है। तो अब देखो क्या हुआ कि आनी चाहिए थी ₹10, आ गए ₹12। तो इनके बीच में कितने रुपीस का डिफरेंस है, ₹2 का डिफरेंस है। तो ये ₹2 क्यों आया, कैसे आया, ये सब कौन बताएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताएगा। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल मैनेजर ने अपना दिमाग लगाया और आइडेंटिफाई किया, सर्च किया, एनालाइज किया सारे रिकॉर्ड्स को, एम्प्लॉयज के वर्क इन्वायरमेंट को जज किया और देखा कि एम्प्लॉयज है ना कभी कभी कप को एक्स्ट्रा दे देते हैं, 1 कप देना चाहिए लेकिन कभी कभी वो निकलते नहीं है, तो वो 1 कप की जगह दो कंबाइन होके 2 कप चले जाते हैं, या फिर लीड एक्स्ट्रा चली जाती है, या कभी कभी जो कॉफी है वो नीचे गिर जाती है, वो अच्छी तरह नहीं पकड़ते, या फिर मतलब लाइक उसके इम्प्लॉयज है वो अच्छी तरह उसको होल्ड नहीं करते और वो कॉफी नीचे स्पिल हो जाती है। तो अभी उसने जब ये रियलाइज किया कि ये सारी चीजें हैं जो उस कॉफी को इफेक्ट करी है, जिससे उनकी जो कॉस्ट पर कप है वो ₹2 से बढ़ चुकी, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट अकाउंटेंट क्या करता है, वो मैनेजर डिसीजन लेता है कि वो अपने कप्स में एक छोटा सा पॉइंट लगा देगा, या फिर वो एक ऐसी मशीन लगा देगा अपनी
कॉफ़ी ब्रांड में, जिससे ना वो एक टाइम पे एक ही कप निकलेगा। ओके, और वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेगा कि वो जो कॉफ़ी कप है उनको अच्छी तरह होल्ड कर सके और इफ़ेक्टिवली उनके कस्टमर के टेबल्स पे पहुँचा दे, जिससे उनकी जो ये 2 रुपीज़ की कॉस्ट है वो कम होती चली जाए। तो ये सारा काम कौन करेगा, एक मैनेजर करेगा। और उसने ये जो डिसीजन लिया है, वो किस बेस पे लिया है, उसने अपने सेट स्टैंडर्ड्स और रिजल्ट को कंपेयर किया और उसके बाद ये डिसीजन लिया है, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। ओके, अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखो, आपने डेफिनेशन पढ़ ली, मीनिंग पढ़ ली, अब उसी मीनिंग से आप निकालो उसके ऑब्जेक्टिव या उसके फीचर्स क्या है। फर्स्ट है प्लानिंग। प्लान करना, बिना प्लानिंग के तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो अकाउंटिंग का क्या होगा, प्लान करो। फोरकास्ट को अब प्लान किया तो हमें फोरकास्ट करना पड़ेगा कि अच्छा प्लान बना लिया तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो एज्यूम करनी पड़ेगी, डिमांड सप्लाई से रिलेटेड हो या फिर नेचुरल कैलेमिटी से रिलेटेड हो या कोई भी चीज़ें हो जो कस्टमर से रिलेटेड हो, सब चीज़ों को एज्यूम करके भी चलना पड़ेगा। कंट्रोल करनी पड़ेगी एक्टिविटी, आपके सेट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो, और आपका रिजल्ट जो आ रहा है उनको कंट्रोल करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जैसे लास्ट वाले एग्जाम में वो जो 2 एग्जाम्पल में 2 रुपीज़ का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है वो क्यों आई है, वो 2 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट कौन बताएगा, कंट्रोलिंग में आएगा। उसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट ना आए जिससे बिजनेस लॉस में जाए। तो ये कंट्रोलिंग में होगा। और देखो अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अब ये तो आपको बचपन से या सॉरी क्लास 11 से, हमारे कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तो बचपन से तो क्लास 11 ही होता है, समझ जाओ। तो जो क्लास 11 से आप पढ़ रहे हो कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो फिर जिस भी अकाउंट में पढ़ रहे हो, अकाउंट्स का पहला ही फीचर आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किया, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी एक फीचर यही है कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, कैसे वो अपने बिजनेस का, अपने शेयर होल्डर का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, उनकी वेल्थ को इंक्रीज करे, ये उनका मेन मोटिव। ओके, देन डिसीजन मेकिंग करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ये रिवॉल्व भी करता है डिसीजन मेक उसमें, आई एम सॉरी, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन मेन मोटिव क्या है, डिसीजन लेना, अपने रिपोर्ट को एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो और उससे डिसीजन लो जो यूजफुल होंगे आपकी आपके ब्रांड के लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए। तो जो मैनेजमेंट अकाउंट का ये तो उसका मेन रोल है, वो घूमता ही डिसीजन के अराउंड है। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते ही इसलिए ताकि हम डिसीजन ले सकें वेरियस एक्टिविटीज से। ओके, कॉस्ट को कंट्रोल करना, अब जैसे इसमें 2 रुपीज़ की वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आ रही थी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहा है, वो एक ऐसी मशीन सेटअप कर रहा है जिससे एक्स्ट्रा कॉस्ट ना आए। तो ये सब क्या, कॉस्ट को कंट्रोल करना। परफॉर्मेंस इवेलुएट करना, परफॉर्मेंस इवेलुएट करना का मतलब जैसे एम्प्लॉयज़ है, जैसे वेरियस टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल डिपार्टमेंट होता है, मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंशियल अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग वाला डिपार्टमेंट, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उनको इवेलुएट करना कि वो कैसा वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को इवेलुएट करना कि वो कैसा वर्क कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या उनको आपको रिवॉर्ड देने की जरूरत है। क्योंकि देखो, जब तक एम्प्लॉयज का मोरल हाई नहीं रहेगा आपका बिजनेस कुछ नहीं कर सकता। तो एम्प्लॉयज का मोरल भी हाई रखने के लिए, एम्प्लॉयज को भी सेटिस्फेक्शन देने के लिए आपको परफॉर्मेंस इवेलुएट करना पड़ता है, उनको अप्रिशिएशन देना पड़ता है, ओके यू आर डूइंग गुड एंड यू आर नॉट डूइंग गुड। जो भी इंसान अच्छा काम नहीं कर रहा है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। हम बार बार एम्प्लॉयज को टर्न उनको बार बार चेंज नहीं कर सकते। किसी भी बिजनेस के लिए टर्नओवर मतलब जब एम्प्लॉयज को बार बार चेंज किया जाता है, तो टर्नओवर इज नॉट सो हेल्दी फॉर एनी बिजनेस। सो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे हम इंस्टेड उनको चेंज करने के लिए, ताकि उनका जो मोराल है और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनका मोराल भी बूस्ट रहे कि कंपनी हमारे बारे में सोच रही। तो परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना भी एक बहुत अच्छा है। डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट को इवेलुएट करना। अच्छा कि मान लो कि किस ये यही है कॉफी ब्रांड है, उसने सोचा था कि वो 3000 कप पर मंथ सोल्ड करेगा, लेकिन उसने मान लो कि 3500 कप्स पर मंथ सोल्ड करिए। तो अब ये क्या हुआ, ये 500 कप्स एक्स्ट्रा जो सोल्ड हुए हैं स्टैंडर्ड सेट स्टैंडर्ड से, तो ये किसी ना किसी डिपार्टमेंट की वजह से तो हुए होंगे। मे बी जो सेल्स डिपार्टमेंट है, इनका जो सेल्स पर्सन है, वो इतना अच्छा वर्क करते हैं कि उनको जो कस्टमर्स हैं वो बार बार आ रहे हैं, न्यू कस्टमर्स को भी लेके आ रहे हैं। या फिर इनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो अपनी मार्केटिंग करता है, तो वो मार्केटिंग ऐसा करता है कि कस्टमर के लिए कॉफी ब्रांड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज ही होती जा रही है। तो ये डिपार्टमेंट को भी इवेलुएट करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भी इवेलुएट करता है कि कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत अच्छा काम। और जैसे कोस्ट है तो यहाँ पे कोस्ट डिपार्टमेंट भी होगा, और वहाँ पे उसने जब सर्च किया था कि 2 रुपए की एक्स्ट्रा कोस्ट आ रही, तो वो 2 रुपए की एक्स्ट्रा कोस्ट इस कोस्ट डिपार्टमेंट को जाके बताएंगे और कहेंगे कि ये 2 रुपए की जो कोस्ट एक्स्ट्रा आ रही है इसको बियर करो, इसको कंट्रोल करो, इसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो। ओके। और फिर वो उस कोर्स से रिलेटेड अलग अलग बोलेंगे डिसीजन कि हम कैसे करें, क्यों करें, कब करें। That's it। चलो, अब ये इसका थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्लानिंग मतलब हेल्प इन सेटिंग गोल्स एंड स्ट्रेटजी। आप कोई भी बिजनेस करते हो उसमें प्लानिंग करना, कि हमें कोई गोल अचीव करना है, एक पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, और उस गोल से रिलेटेड डिसीजन लेना, उनकी स्ट्रेटेजीज बनाना। जैसे अगर मैं किसी भी ब्रांड का, कॉफ़ी का ही एग्जांपल लेते हैं, इस कॉफ़ी ब्रांड ने सोचा कि है ना, ये अब से पर, अब न्यू न्यू एग्जांपल है, बिल्कुल फ्रेश एग्जांपल। ओके। तो मान लो यही जो कॉफ़ी ब्रांड है, इसने सोचा कि अब से ये पर मंथ 3000 या 4000 कप्स ऑफ कॉफी को सॉल्व करे। तो ये इसका गोल है जो इनको अचीव करना है पर मंथ। अब ये गोल तो बना दिया, लेकिन इस गोल को बनाने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजीज भी बनानी पड़ेगी। उनको सोचना पड़ेगा कि हमें मार्केटिंग करनी जरूरी है, या हमें अपने सेल्स पर्सन को ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा कि वो कस्टमर्स को इतनी अच्छी तरह ट्रीट करे कि कस्टमर बार बार आए और न्यू कस्टमर्स को भी लेके आए। ओके। या फिर अपने जो इनका मेन्यू है उस मेन्यू में चेंजमेंट लाने पड़ेंगे, कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को देख के कि वो क्या क्या लाइक कर रहे हैं, उनको किस टाइप की कॉफ़ी पसंद है, दे लाइक लाटे और जो अलग अलग टाइप की जो भी कॉफ़ी होती है वो पसंद है, कौन सी हमें मेन्यू में चाहिए। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी इस कॉफ़ी ब्रांड को, अगर इसको ये वाला जो गोल है उसको अचीव करना है, राइट। फिर आते हैं फोरकास्टिंग। अब गोल तो बना लिया, अब फोरकास्ट भी तो करना पड़ेगा ना, अब सोचा भी तो पड़ेगा। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आएंगे ही आएंगे, तो उन्होंने अब ये तो सर्टेन नहीं है, अब उन्होंने मार्केटिंग पे खर्चा कर दिया, मेन्यू पे खर्चा कर दिया, लेकिन ये चीज तो सर्टेन नहीं है ना कि कस्टमर को ये मेन्यू पसंद ही आएगा मे भी ना आए, और मे भी बहुत ज्यादा पसंद आ जाए। और ये जो 4000 का कप है, ये वाला गोल 3000 पे भी जा सकता है, और ये गोल 5000 पे भी जा सकता है। तो ये तो कस्टमर पे डिपेंड करता है। तो उनको सोच के चलना पड़ेगा, इसलिए वो फोरकास्ट करते हैं, वो एज्यूम करते हैं, वो अपने गोल्स को, अपने बजट को देख के, फ्यूचर का ट्रेंड देख के, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को देख के वो फोरकास्ट करते हैं कि अच्छा अभी माचो वाला ट्रेंड चला हुआ है, तो लेट्स पुट माचो इन आर मेन्यू, उससे हमारा जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज ही होगा। तो ये सब चीज़ें उनको फोरकास्ट करनी पड़ेगी। उनको अपना शॉर्ट टर्म गोल, जैसे ये शॉर्ट टर्म गोल है पर मंथ का, लॉन्ग टर्म गोल करना है कि लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म गोल यही हो सकता है कि इनको मार्केट में स्टे करना है, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, तो इनको मार्केट में रहना, टिके रहना, अपने रिवेन्यू को इंक्रीज करते जाना है। तो उन उसके लिए इसको फ्यूचर का ट्रेंड और बजट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। नाउ लेट्स कम टू
परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तो बताई कि एम्प्लॉयज या डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, उनको इस लायक बनाना, या उनको एम्प्लॉयज को ट्रेन करना बेटर रिजल्ट के लिए, ये कहाँ पे आता है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और जो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएशन करना, उनको रिवॉर्ड्स देना। अगर आप सबने सुना होगा ना कि जो भी प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में उनको दिया जाता है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। तो वो सब क्यों दे रहे हैं? वो रिवॉर्ड्स उनको क्यों दे रहे हैं? वो अप्रिशिएशन उनको क्यों दिया जा रहा है? ताकि वो उनका जो मोरल है वो बूस्ट करे, वो मोरा अपने काम पे अटैच रहे, वो दूसरी कंपनी में ना जाए, इस कंपनी को छोड़ के, और अपने काम को और अच्छा करने की कोशिश करे। ओके। और वैसे ट्रेन करना उनको, फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड करना, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें, ये होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और ऐसे ही डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट को स्टडी करना कि सेल्स डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कोस्ट डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा कर रहा है, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा कर रहा है, और कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से अगर हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, या फिर कोई भी रिजल्ट है जो रिवेन्यू को इम्पैक्ट कर रहा है, जिससे रिवेन्यू डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये उसको ये डिपार्टमेंट को एनालाइज करके उनको ये भी पता चलता है, ताकि हमें उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पे हम काम कर सके। अगर उनको पता नहीं चलेगा, मान लो कि उनकी सेल्स डिक्रीज हो गई, और उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को स्टडी नहीं किया कि किस डिपार्टमेंट की वजह से सेल इंक्रीज, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कभी। और फिर वो अगर इसको कंट्रोल भी करना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे? वो हर एक डिपार्टमेंट में काम करेंगे, जिससे उनकी जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे अच्छा वो एनालाइज करें कि सेल्स डिपार्टमेंट में लूप होल है, कॉस्ट में, मार्केटिंग में, या किसी और अदर डिपार्टमेंट है जिसमें लूप होल है, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती जा रही है, रिवेन्यू डिक्रीज होता जा रहा है। ओके। तो ये होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। समझ आया? Hope you all are getting it. Okay, now let's come to now it's control. अब कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग होता है अपने आप को कंट्रोल करना, द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, स्टेप्स इन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, और उसके रिजल्ट को कंपेयर करना, और उसके उसको देखना कि हमारे किस जगह पे इफेक्ट कर रहा है। क्या अगर हमें 4000 कप को पर मंथ सोल्ड करने का टारगेट बनाया है, और ये मे बी 5000 से इंक्रीज हो गया, या ये मे बी 3000 से डिक्रीज हो, तो ये क्या हुआ? अगर 4000 से 5000 हो गया तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेविएशन है। ये नेगेटिव है, बट डेविएशन तो आई है ना, तो इन डेविएशन को एनालाइज करना, कंपेयर करना कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, किस कौन सा ऐसा रीजन था जिसकी वजह से ये डेविएशन अराइज हुई हमारे स्टैंडर्ड्स की वजह से। हमने जो स्टैंडर्ड सेट्स किए थे और जो हमारा रिजल्ट आया है, उससे ये डेविएशन क्यों आई है। इस डेविएशन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट अकाउंट। अच्छा, अब स्टेप्स क्या है कंट्रोलिंग में, जो आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़े थे वही। पहले तो सेट स्टैंडर्ड्स को सेट्स करो, फिर परफॉर्मेंस को मेजर करो, देन कंपेयर परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड। आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि 4000 पर मंथ कॉफी बेचनी, फिर आपने परफॉर्मेंस को मेजर किया कि पर मंथ एक्चुअली में भी 4000 कप सोल्ड हुए हैं या नहीं हुए, फिर उनको कंपेयर कर लिया। ओके, यहाँ पे तो मेजर किया। तो अभी बस समझाते, मान लो सेट स्टैंडर्ड, तो मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड सेट किया कि मुझे 4000 कप्स पर मंथ सोल्ड करने। ओके, फिर मैं मेजर करूंगी सेकंड स्टेप में कि मेरा 4000 का जो ये टारगेट मैंने बनाया था, डू आई एक्चुअली अचीव इट और नॉट। मान लो मैंने 3000 ही कप सोल्ड करे पर मंथ, तो ये 3000 अभी यहाँ पे तो सिर्फ मेजर। अब मैं स्टेप 3 में जाके कंपेयर करूंगी परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड कि मैंने तो 4000 का टारगेट बनाया था पर रिजल्ट में सिर्फ 3000। तो अब थर्ड स्टेप मुझे बताएगा कि ये जो कंपैरिजन में ये जो डेविएशन आई है ये क्यों आई है।
ये डेविएशन निकाल के देगा कि 1000 कप्स कम सोल्ड हुए हैं, तो ऐसा क्यों हुआ। फिर फोर्थ स्टेप में हम डिटरमाइन करेंगे रीजन, कि ये जो डेविएशन है इनका रीजन क्या था, क्या क्यों हुआ ये, 1000 रुपये 1000 कप से कम सोल्ड क्यों हुआ। एम्प्लॉयज ने अच्छा काम नहीं किया, या कॉस्ट ज्यादा हम बेयर कर रहे हैं, या फिर कस्टमर की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो चेंज हो चुकी है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, या फिर कोई ऐसी नेचुरल कैlamity आ गई है जैसे कि कोविड आया था, जिसकी वजह से लोग अब कॉफी नहीं पी रहे हैं, या फिर वो हेल्दी डाइट की तरफ जा रहे हैं, वो कैफीन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी डेविएशन मैं फोर्थ स्टेप में डिटरमाइन करूंगी, उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करूंगी कि मेरा जो ये डेविएशन है उसका रीजन क्या है। फिर फिफ्थ स्टेप में मैं उसके करेक्टिव एक्शन देखूंगी कि अच्छा, अब 1000 से कम कप हो गए, 1000 से कम बिकी हैं हमारी कॉफ़ी, तो अब मुझे करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे दोबारा मेरी सेल इंक्रीज हो जाए। अब मैं सोचूंगी कि चलो मे बी अभी जो कस्टमर्स है वो हेल्दी डाइट की तरफ फोकस करें। ये मैंने एनालाइज करके फोर्थ स्टेप में रीज़न निकाल दिया कि उनको हेल्दी डाइट चाहिए, उनको ज़्यादा शुगरी थिंग नहीं चाहिए। तो फिर मैं अपने फिफ्थ स्टेप में जाके मैं चेंज करूँगी। मैं अपने मेन्यू में डालूंगी कि मैं शुगर की बजाय जैगरी, आई एम यूजिंग जैगरी इंस्टेड ऑफ शुगर, और आई एम यूजिंग डेट्स इंस्टेड ऑफ शुगर, और आई एम यूजिंग खांड होती है ना, खांड इंस्टेड ऑफ शुगर। तो अब मैं जब ये 3 चेंजमेंट ला दूंगी कि मैं शुगर की बजाय ये 3 चीजें यूज करूँ, तो मे बी हम मेरे कस्टमर्स हैं वो इंक्रीज होने लगेंगे, दोबारा वो कॉफी ब्रांड पे आने लगेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें किस में होंगी, कंट्रोलिंग में। समझे। चलो अभी आगे चलते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, अपनी एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना, ताकि आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट जनरेट कर सके, अपना रिवेन्यू को इंक्रीज कर सके टाइम टू टाइम। ये होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी यही मेन मोटिव होता है कि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते चले जाए। ओके, ये तो ईजी है, ये तो आप खुद भी लिख दोगे, इसमें तो इतना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। नाउ लेट्स कम टू डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या, तो डिसीजन मेकिंग क्या कहता है, प्रोवाइडिंग रेलिवेंट डेटा एंड कंपैरेटिव एनालिसिस लाइक मेक और बाय डिसीजन टू सिलेक्ट द बेस्ट कोर्स। अब डिसीजन मेकिंग क्या है, हमने एनालाइज कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, रीजन निकाल लिए, लेकिन अब उनको फायदा क्या है, हम करें क्या इन सब चीज़ों का। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं हम, फिर डिसीजन। जैसे उसमें मैंने ये डिसीजन लिया ना कि मैं शुगर को छोड़ के अब कोई और चीज़ पे, जैगरी पे फोकस कर रही हूँ, या फिर मैं डेट्स पे फोकस कर रही हूँ, आई एम फोकसिंग ऑन खांड। तो मैंने जब ये 3 डिसीजन लिए, ये वाला डिसीजन लिया, ये किस में है, डिसीजन मेकिंग में है, कि अब मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। ओके, तो ऐसा डेटा को प्रोवाइड करना जिससे आप कंपेयर कर सको, एनालाइज कर सको अपने पूरे रिपोर्ट्स को, और फिर एक अच्छा डिसीजन ले सको जो आपके बिजनेस के बेटरमेंट के लिए होगा। तो वो कहाँ पे आएगा, डिसीजन, वो होगा डिसीजन मेकिंग, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ऑप्शन। अब देखो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है, मेक और बाय डिसीजन, ये क्या है, ये आप ना डिसीजन मेकिंग वाली जो यूनिट है ना उसमें पढ़ो। तो अभी मैं मोटा मोटा बता देती हूँ, बाकी हम यूनिट 4 में अब पढ़ेंगे डिटेल में। तो मेक और बाय डिसीजन क्या है, कि मान लो कि कोई भी कंपनी है, और ये है ना क्या प्रोड्यूस करती है, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। मान लो ये जैसे पेन टैब है, ये पेन टैब ही प्रोड्यूस करती है। ओके, तो अब ये पेन टैब को जो प्रोड्यूस करी है ना, तो अब इनमें पेन टैब में या फोन में एक चिप लगती है। तो ये चिप है ना, ये इस पे फोकस करो। तो ये जो चिप है ना, इस इसके रिलेटेड हम मेक एंड बाय डिसीजन। अब ये क्या है, या ये तो मार्केट में अवेलेबल है, आप मार्केट से डायरेक्ट चिप्स को खरीद सकते हो, उसको अपने पेन टैब में इम्प्लीमेंट करो और बेच दो, ये कर सकते हो। या फिर आप खुद अपनी फैक्ट्री
नहीं मैं इस चिप को बनाऊं और फिर मार्केट में बेचो पेन टैब बना के, तो ये आपके पास दो डिसीजन होते हैं कि आप बाय करोगे या मेक करोगे। तो और इन दोनों में हम क्या डिसीजन लेते हैं, जिसमें हमारी कॉस्ट कम आएगी उसको हम चूज करेंगे। अगर हमारी मेक में कॉस्ट कम आ रही है तो हम इस चिप को खुद बनाएंगे, फिर पेन टैब में इम्प्लीमेंट इस्टेब्लिश करेंगे और फिर उसको मार्केट में बेचेंगे। और अगर हमारा मार्केट से प्री डिटरमाइंड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है चिप्स, उनको खरीदने पे ज़्यादा फायदा हो रहा है, हमारी कॉस्ट कम आ रही है ओवरऑल पेन टैप को बनाने में, तो हम मार्केट से खरीद लेंगे और फिर पेन टैप को बना के बेच देंगे। सो इट्स टोटली डिपेंड कि हम खुद बनाएंगे या फिर मार्केट से खरीद के बेचेंगे। ओके, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 4 में। अभी बस इतना ही पढ़ लो इसका। बस मेन ये है कि हम प्रोडक्ट के जो इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं या इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको खुद बनाए या मार्केट से उनको ऑलरेडी खरीदे और फिर उनको बेच दे। जैसे आईफोन करता है ना, आईफोन में जो बैटरी वगैरह रहती है, आई थिंक पता नहीं क्या, बट एक चीज है वो जो सैमसंग से लेता है। तो ये क्या है, तो इस अगर आईफोन जो एप्पल है वो खुद से उस एक पर्टिकुलर पार्ट को बनाएगा तो मे भी उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही होगी, जो उनके फ़ोन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इसलिए वो सैमसंग से वो कॉस्ट ले लेता है, अपने फ़ोन में डालता है उस प्रोडक्ट को, उस पार्ट को, और फिर आईफोन को बेच देता है। ये होता है। ओके। ओके, तो वो मेक और बाय डिसीजन पे ही वर्क कर रहा है कि उनको ऐसा लगा कि मार्केट से परचेज करने में, बाय करने में उनका ज़्यादा बेनिफिट है तो उन्होंने बाय कर। अगर वो बाई चांस आफ्टर सम टाइम या आफ्टर फ्यू इयर्स वो ये सोचते हैं कि नहीं हम खुद इस पार्ट को बनाएंगे तो हमारा ज़्यादा बेनिफिट है, तो मे बी वो हो सकता है कि उस वक्त वो मेक करे, उससे उनकी कॉस्ट कम आ रही हो तो वो मेक वाले डिसीजन पे भी जा सकते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड कि आप जब एनालाइज करके रिजल्ट को निकालते हो तो वो कैसा निकलता है। ओके। कॉस्ट कंट्रोल क्या है? अभी कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करना। अभी बिल्कुल फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो, जब हमारी 2 रुपए से कॉस्ट ज़्यादा आई, तो इस 2 रुपए की कॉस्ट को कंट्रोल करना कि ये क्यों ज़्यादा आ रही है। यार पहले हमने सोचा था 10 का, आई 12, तो इस 2 रुपए को कंट्रोल करना कॉस्ट कंट्रोल का आता है। और ये भी किसका काम है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इसके ऊपर डिसीजन लेना कि मैं इस 2 रुपए की जो कॉस्ट एक्स्ट्रा है इसको कम कैसे करूँ या बिल्कुल खत्म कैसे करूँ। मेरी को 12 पे आ रही है, आनी चाहिए थी 10 पे, तो दोबारा 12 से 10 पे पहुंचना इस कॉस्ट कंट्रोल। ओके। नाउ कम टू नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। नेचर क्या है? इंटरनल फोकस है ऑब्वियसली। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एम क्या है? इंटरनल फोकस। ये इंटरनल काम पे, इंटरनल मैनेजमेंट पे ही फोकस करते हैं। इसको हमें एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो यूजर्स है कंपनी के उनको प्रोवाइड करना मैंडेटरी नहीं है। हमें बस इंटरनल के लिए हम खुद से इसको बनाते हैं, कोई मैंडेटरी कंप्लाइंस नहीं है कंपनी एक्ट की वजह से या सैबी ने जो हमें कुछ दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टोटली आपका आपका खुद का एक डिसीजन है कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने फर्म में करनी है या नहीं करनी। ओके। तो अब आता है। ओके, तो ये इंटरनल फोकस है, ये इंटरनली डायरेक्टर्स, मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड यूज करते हैं ताकि वो अपने जो डिसीजन है उसको इम्प्रूव कर सके, एनालाइज कर सके और एक बेटर डिसीजन ले सके जो बेस्ड जो सिर्फ एवं ही नहीं लिया गया होगा, जो बेस्ड होगा एक एक पर्टिकुलर चीज़ों से, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल वर्क से, आपके रिजल्ट पे बेस्ड होगा, तब जाके वो डिसीजन लिया जिससे जो रिस्क है वो कम हो जाए। तो रिस्क कम ही होगा ना, वैसे आपने पास्ट रिकॉर्ड को एनालाइज किया तो रिस्क कम होता चला जाएगा। तो ये टोटली इंटरनल फोकस होता है। सेकेंड इज फ्यूचर ओरिएंटेड।
फ्यूचर ओरिएंटेड। ऑब्वियसली अब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन क्यों लेते हैं, ताकि हम जो फ्यूचर में गोल अचीव कर रहे हैं वो कर सके, हम अपने जो बिजनेस है उसको मार्केट में स्टे कर सके। एज अभी इतना मार्केट इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है तो स्टे करना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके, अपने रिवेन्यू को आगे जनरेट कर सके, रिवेन्यू को इंक्रीज कर सके, तो ये सारा काम होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। वो इसलिए ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, इसका नेचर कैसा है, फ्यूचर, जो फ्यूचर के बारे में सोचता है। तो वाइल इट यूज हिस्टोरिकल डेटा, फैक्ट है कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करता है अपने डिसीजन को लेने में। लेकिन इसका जो प्राइमरी आउटलुक है वो क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग, ताकि वो फ्यूचर में अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव को आइडेंटिफाई कर सके और ग्रोथ कर सके, रिवेन्यू को जनरेट कर सके, रिवेन्यू को इंक्रीज कर सके। दैट इज फ्यूचर। ओके, नो रिजिड फॉर्मेट। अब नाउ नेक्स्ट वन इज नो रिजिड फॉर्मेट। ऐसा इसका कोई भी प्री डिटरमाइंड फाइनेंशियल रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, ना तो सेबी ने ऐसी कोई रूल रेगुलेशन बनाई है, ना कोई कंपनी एक्ट ने ऐसी कोई रूल रेगुलेशन बना रखी, और ना आरबीआई। ऐसी कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है जिसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फॉलो करना पड़े और उसके थ्रू ही अपना सारा काम करना पड़े, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आपने बहुत सारे एक्ट्स पढ़े होंगे, कंपनी एक्ट 2013, सेबी एक्ट, तो ये सारे एक्ट्स हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं, और ये हर एक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो इनको नहीं फॉलो करते उनको पेनल्टी पे करनी। लाइकवाइज कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होते हैं स्टैंडर्ड सेट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कम होते बट होते, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई रिजिड फॉर्मेट नहीं है। वो अपने तरीके से अपने कोई भी कंपनी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकती है, उनको जो मेथड फॉलो करना है वो ही मेथड फॉलो कर सकते हैं। ओके, ना तो कोई स्टैंडर्ड लाइक गैप, आईएफआरएस और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऐसे कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं। ओके, अब आते हैं हाईली सिलेक्टिव। It focuses only on data that is relevant to specific management problem, ignoring unnecessary or routine information। क्या कह रहा है कि ये ना सिर्फ उस चीज को फोकस करता है जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, जो रेलिवेंट टू स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम हम अराइज कर रहे हैं अपने फर्म में, उससे रिलेटेड चीजों को एनालाइज करेगा। जैसे वो 2 रुपए की कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी, तो ये एक प्रॉब्लम है, तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है हमारे प्रोडक्ट की, तो इस कॉस्ट को, इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, इसके इसकी अलग अलग चीज़ों को एनालाइज करना, फिर इसका डेटा को रीज़न निकालना कि क्यों ये 2 रुपए की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, ये सब किस में आता है, मैनेजमेंट अकाउंट में। इसलिए ये हाईली सिलेक्टिव है कि हम इसमें ओवरऑल बिजनेस को नहीं देखते, हम एक पर्टिकुलर चीज को भी देख सकते हैं और ओवरऑल बिजनेस को। तो ये टोटली डिपेंड ऑन योर बिजनेस, ऑन द मैनेजर कि उसको फोकस कर, उसके पास ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो अभी वो इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे फोकस करे, तो इट इज सिलेक्टेड। ओके, अब है कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। इट डजंट जस्ट it doesn't just present figures, it analyze why a particular result occurred। ये cause and effect रिलेशनशिप है कि ये सिर्फ एनालाइज नहीं कर रहा है कि अच्छा ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये उसको उसको रिजल्ट को आइडेंटिफाई भी कर रहा है, उस रिजल्ट को इंटरप्रेट भी कर रहा है, एनालाइज भी कर रहा है कि ऐसा हुआ क्यों, क्यों हुआ, क्यों क्यों नहीं होना चाहिए था, या हो गया तो क्यों हुआ, और ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सब चीज़ें
इसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज मतलब जो भी काम हुआ, जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई, इफेक्ट उसका बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा और हम उससे क्या क्या कोई करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं जिससे वो चेंज हो सके। ओके, it doesn't just present figures, it analyze why a particular result occur। ये why बहुत important, ऊपर भी बताया था अभी भी। why is very important। ये why concept देता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग बस बता रहा है कि ऐसे हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ। बट हेडअपमैन बताता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये क्या बताता है, why it is क्यों हुआ। ओके, it is cause and effect relation। Now let's come to scope of management accounting। अब scope क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑब्वियसली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप हिस्टोरिकल डेटा आपने रियलाइज कर लिया, आपने पी एंड एल अकाउंट बना, पी एंड एल स्टेटमेंट बना ली, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना ली, बैलेंस शीट बना ली। ओके, लेकिन इसका यूज क्या है। अब हमने बना तो ले, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर इसको एनालाइज करेंगे, इससे डिसीजन लेंगे, तो ये सब किसमें होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, which is subsequently rearrange and analyze। इन सारी रिपोर्ट को वो ये एनालाइज करेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एनालाइज करके उसका रिजल्ट निकालेगा, उस पे उसके रीजंस निकालेगा, जो भी डेविएशंस आए हैं सब कुछ कौन करेगा, मैनेजमेंट। फिर है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, अब ये ना कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग अलग टाइप के टूल्स होते हैं जो आप पढ़ोगे या पढ़ने वाले हो, कि जो आप पढ़ चुके हो। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालाइज, जो और ये वाली चीजें ना, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अभी भी नेक्स्ट यूनिट में भी आप पढ़ोगे। ओके, तो ये जो कॉस्टिंग्स है ना, कॉस्ट के बारे में बता कि कॉस्ट हुई, कैसे कॉस्ट हुई, ये पर यूनिट क्या कॉस्ट हो रही है, पर यूनिट कॉस्ट में क्या चेंजमेंट आ रहे हैं। तो ये कॉस्टिंग में भी बहुत हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपको बताती है कि आपको अपनी कॉस्ट को कैसे डिक्रीज करना है, या अपनी कॉस्ट को कैसे परमानेंटली रिड्यूस करना है। ये सब कौन बताता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और कैसे बताता है, अपने पास जो कॉस्ट अकाउंट में अपने पास रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए थे, उस सब रिपोर्ट को एनालाइज करके उनको उनको एक मेक सेंस लाइक एक सेंसेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ऐसी ऐसी रिपोर्ट बना के जिससे बेनिफिट हो मैनेजर्स का, पूरे बिजनेस का। कॉस्ट को एनालाइज करके क्या बताएगा वो, कि आपके बेनिफिट, आपके फर्म के लिए क्या बेनिफिट आपको कॉस्ट, या फिर मतलब मान लो जैसे कि एक फर्म है, एग्जाम्पल से समझ लो। तो मान लो एक फर्म है, कोई भी फर्म है, और इस फर्म को इंक्रीज करना है, कि ये अगर एक मशीन को इस्टेब्लिश कर देती है, तो मशीन को इस्टेब्लिश करने के बाद इसकी ₹1 लाख से रिवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये मशीन को स्टैब्लिश नहीं करती है, मशीन को परचेज नहीं करती, तो हमेशा की तरह, हर साल की तरह सिर्फ 10,000 से ही रिवेन्यू इंक्रीज होता है। तो अब ये इस कॉस्ट को ना एनालाइज करेंगे कि इस मशीन को खरीदने का, इस कॉस्ट को बियर करने का इनके पास कोई फायदा होगा। तो वो 1 लाख से रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है पर ईयर। और अब अगर हम नॉर्मली बिना मशीन को परचेज करे वर्क करते हैं, तो हमारा रिवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो रहा। तो इसलिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज होता है ताकि पता लग सके कि हमें करना चाहिए, हमें ये मशीन परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये कॉस्ट जो हम हमारे पास आई है मशीन को खरीदने की, ये कॉस्ट को बियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन बताएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताएगा। ओके, फिर आता है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। अब बजटिंग एंड फोरकास्टिंग मतलब इट इन्वॉल्व फ्रेमिंग डिपार्टमेंट बजट एंड सेटिंग फ्यूचर टारगेट्स। आपने बजट बना लिया कि ओके मेरी जो कॉस्ट है वो ₹10 आनी चाहिए पर कप, और
फ्यूचर्स का टारगेट सेट कर लिया कि 4,000 का पर मंथ बेचना है। तो अब ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इस गोल को अचीव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये उस तरीके से स्ट्रेटेजीज बनाएगा, प्लान करेगा, अपने पूरी जो इसका फंक्शन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस है उसको सेटअप करेगा, फ्रेम इस तरीके से करेगा कि जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है ये पूरा हो। देन इट्स कम टू इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? अब इन्वेंट्री देखो दो तरह की होती है, रॉ मटेरियल की भी मटेरियल के स्टॉक को भी इन्वेंट्री बोल सकते हैं और फिनिश गुड की। लेकिन हम इसमें ना बस इसके सिर्फ रॉ मटेरियल के बारे में बात करें। ओके, तो रॉ मटेरियल मान लो जैसे इन्वेंट्री है। अब इन्वेंट्री है, अगर आप बार बार पर क्वार्टर अगर परचेज करते हो रॉ मटेरियल को, तो आप मान लो कि 10,000 रुपीज खर्च करो। लेकिन इसी इन्वेंट्री को आप एक साथ पर ईयर परचेज करने लग जाओ इंस्टेड ऑफ पर क्वार्टर, तो आपकी जो कॉस्ट है वो 9,000 है। अब देखो, अब हम अभी आप इन दोनों चीजों को जब एनालाइज करोगे तो आपको ये फायदेमंद लग रहा होगा कि हम पर क्वार्टर ये इन्वेंट्री को पर ईयर खरीदते हैं और 9,000 कॉस्ट आ रही है, और यहाँ पे हम पर क्वार्टर खरीदते हैं तो 10 10 10 फोर क्वार्टर तो 40,000 कॉस्ट आ रही है, तो ज्यादा बेनिफिशियल है। इसको 19,000 कॉस्ट आती है पर ईयर, और वैसे हम इसको परचेज करें तो 40,000 कॉस्ट आ रही है पर ईयर, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन हमने जब इन्वेंट पर क्वार्टर खरीदा तो हमारे पास वेयर हाउस की प्रॉब्लम नहीं थी, हमें उन रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए ज़्यादा बड़े वेयर हाउस की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम एक साथ पूरे साल का रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो हमें वेयर हाउस की भी नीड पड़ेगी ना, उसको स्टोर करनी पड़ेगी, तो इसकी भी तो कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो इसलिए ये इन्वेंट्री को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, आपको हेल्प करता है आपको कैसे इन्वेंट्री खरीदनी चाहिए, पर मंथ खरीदनी चाहिए, पर क्वार्टर या पर क्वार्टर, पर मंथ या फिर पर ईयर, कैसे खरीदनी चाहिए, ये सब कौन बताता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से आप इन्वेंट्री को कंट्रोल भी कर सकते हो। ओके, और ये वाला जो टॉपिक है इन्वेंट्री वाला, ये हम पढ़ेंगे इसी सेल में। अभी आने वाली यूनिट उसको हम निकालना सीखेंगे कि कैसे हमें पर क्वार्टर यूज करना चाहिए, पर मंथ करना चाहिए या पर ईयर। ईओक्यू तो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सीखा होगा, राइट? ईओक्यू तो सीखा होगा ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। एबीसी भी पढ़ा होगा शायद, पर ये दोनों तो आपने पढ़े होंगे। और अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री हमें पर मंथ निकालनी चाहिए या पर ईयर। ओके, लेट्स स्टार्ट। टैक्स अकाउंटिंग एंड प्लानिंग। अब टैक्स भी तो भरना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट्स में हमने बिजनेस ओपन कर लिया, कॉफी बेचना स्टार्ट कर दिया, 4,000 पर मंथ से सेल्स भी कर दी, तो टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा। टैक्स की भी तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। टैक्स को हम कैसे इग्नोर कर सकते? तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये टैक्स को भी प्लान करने में, टैक्स को पे करने में भी हेल्प करता है। इट एनालाइज द टैक्स implication of business decision and ensuring compliance with the relevant tax structures like GST and income tax। ये अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग में भी हेल्प करता है आपकी, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले सको और सॉरी बेटर डिसीजन लोगे, आप अपने टैक्स प्लानिंग को अच्छी तरह कंट्रोल कर सको, अपने टैक्स को, टैक्स स्ट्रक्चर को फ्रेम कर सको, अपने जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो ऐसे डिसाइड करो ताकि आपकी जो टैक्स है ये भी पे हो सके, और आपका जो कॉस्ट है वो भी पे बियर कर सको आप, और उसके बाद आप रिवेन्यू प्रॉफिट मार्जिन भी रख सको। ऐसे आपको अपने पर पीस की प्राइस सेटअप करना। ये सारी प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, जीएसटी को पे करना, इनकम टैक्स को पे करना भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किया। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट में हर टाइप का मैनेजमेंट होगा, हर टाइप का, कॉस्ट से लेके, रॉ मटेरियल से लेके, इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्ट से लेके फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्ट का हर टाइप का मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, समझ आ गया? अभी अगर समझ आ गया तो प्लीज कमेंट कर दो।
थोड़ा सा रेस्ट करके। चलो, अब आता है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। अब हम रिपोर्ट कैसे करें? क्रिएटिव पीरियोडिक रिपोर्ट डेली, वीकली, मंथली, पोस्ट एग्जीक्यूशन। क्या कह रहा है कि अब मैनेजमेंट अकाउंट में हमने सब कुछ कर लिया, हर तरह के अकाउंट भी कर लिया, हर टाइप का मैनेजमेंट कर लिया। अब ये अब अकॉर्डिंग टू मैनेजर्स या अपने बिजनेस की नीड को देख के ये पीरियोडिक रिपोर्ट्स बनाएगा। वो डेली भी हो सकती है, अगर देखो रॉ मटेरियल हो रहा है, यूज है, आप जैसे स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, या फिर तुम सोच लो वो होते हैं ना जो परफ्यूम की दुकान रखते हैं, ऐसी शॉप्स पे काम करते हैं, तो वो तो डेली करते हैं ना। मान लो उसकी शॉप में 1000 पीसीज है किसी भी चीज, जैसे शूज की शॉप, और उस शूज की स्मॉल शॉप, और उन्होंने देखा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कि उनकी जो शूज की शॉप है उसमें 1000 पीसेस थे। ओके, अब 1000 पीसेस थे, फिर उन्होंने देखा, उन्होंने सेंटर ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ 500 पीसेस को परचेज किया। ओके, और फिर वो कह रहे हैं कि ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्या था, 25, एंड देन क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने एट द एंड ऑफ द मंथ डिसाइड किया कि वो 200 स्टॉक। तो इन सबको एनालाइज करने में कौन करेगा? मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग उनकी हेल्प करेगा ना कि उनका स्टॉक अभी कितना है, कितना जनरेट हुआ, और वो डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगा कि नेक्स्ट मंथ या कुछ मंथ्स के बाद वो क्या करें जिससे उनकी सेविंग। अब उन्होंने देखा कि 1500 1500 टोटल पीसेस थे, अब 200 लास्ट में बचे, तो मतलब 1300 पीसेस उन्होंने सोल्ड कर दिए। तो अगर 1300 पीसेस वो पर मंथ सोल्ड करें तो मतलब उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए था। तो इसलिए वो इस चीज में भी हेल्प करेगा मैनेजमेंट अकाउंट। तो ये डेली यूज होता है, लार्ज फर्म्स में नहीं होता है, लेकिन स्मॉल फर्म्स में डेली रिपोर्टिंग भी यूज होती है, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है। मंथली होती है ना, जैसे अगर आप बिग फर्म्स में भी देखोगे, तो बिग फर्म्स में वो क्या कहेंगे, वो क्या कहते हैं, ये अच्छा, ये एक ट्रक है, ये ट्रक आ गया रिसोर्सेज का, रॉ मटेरियल को लेके, एक ट्रक आया, 2 ट्रक आए, 3 ट्रक, तो इन सब की काउंटिंग होती है। ये पर मंथ भी हो सकती है, पर ईयर भी वो रिपोर्ट को बना सकते हैं, और पर क्वार्टर भी बना सकते हैं। उन पे डिपेंड करता है आपके बिग फर्म की, आपके फर्म की नीड कैसी है, आप किस स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो। अब आते हैं लिमिटेशन पे। लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है कि ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है, ये पास्ट की चीज़ों पे बेस्ड है। इसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज़ किया है डिसीजन लेने के लिए, इसने कॉस्ट अकाउंटिंग में को यूज़ किया। अगर बाई चांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ लूप होल्स आ जाते हैं, या कुछ कुछ भी ऐसा हो जाता है जिससे जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो गलत हो, तो इससे मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इफेक्ट करेगी, इसका डिसीजन गलत हो सकता है। बाई चांस अगर जो अकाउंटर्स है उन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बनाने के लिए उन्होंने परचेज मशीन को परचेज किया था, 1 लाख की मशीन परचेज की थी, और इंस्टेड ऑफ परचेजिंग इसको एसिड एसिड को ट्रीट करने की बजाय इन्होंने लाइबिलिटी को ट्रीट कर लिया, इन्होंने मशीन को लाइबिलिटी बना दी। तो अब क्या होगा, तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है गलत होगी, इससे जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो हम मैनेज कर रहे थे रिसोर्सेज को, एसेट्स को, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए टोटली हिस्टोरिकल डेटाबेस है, पास्ट में क्या हुआ। अब ये तो चलो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मान लो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जो फ्यूचर, अब आप पास्ट पे तो डिपेंड नहीं रह सकते ना। अब पहले क्या होता था और आज के टाइम पे क्या होता है, ये तो अलग अलग चीज है ना। हम पास में नहीं रह सकते। जैसे अगर मैं 2020 की बात करूँ और मैं अपना कॉफी ब्रांड को स्टैब्लिश करूंगी 2020 को देख, अब 2020 तो कोविड था, कोविड का टाइम था, मैं कोविड वाले ईयर को देख के कैसे अपनी फर्म को स्टैब्लिश कर सकती हूँ, या इस फर्म के डिसीजन। वो एक पैंडेमिक ही रहा था, तो पैंडेमिक एरा में सारे फर्म बिजनेस लॉस में चले, तो मैं इसको देख के तो नहीं कर सकती। तो लेकिन हिस्टोरिकल डेटा में तो सारे डेटा आते हैं, तो मे भी ये हो। ऐसे ही फ्यूचर में आप अनसर्टेन होता, फ्यूचर का आपको नहीं पता क्या हो, अभी आ जाए कल को कोई पैंडेमिक है, कोई फिर क्या करेंगे। तो बिजनेस को तो ये एक लिमिटेशन है मैनेजमेंट, ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। जैसे साइंस में होता है ना कि हाइड्रोजन को प्लस करोगे ऑक्सीजन,
तो यू विल गेट H2O। ये तो साइंस है, ऐसे ही होगा। आप कहीं पे भी जाके कर लो, पानी ही बनेगा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाने से। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आते हो तो इट्स नॉट एग्जैक्ट साइंस। अगर यहाँ पे इंडिया में आप किसी एक कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को देख के डिसीजन ले रहे हो, ट्रेंड को देख के डिसीजन ले रहे हो, तो इट्स नॉट कंपल्सन कि आप ऑस्ट्रेलिया जाओ या फिर आप अमेरिका जाओ या फिर आप किसी भी अलग कंट्री में जाओ। इवन इंडिया के किसी और स्टेट में भी अगर आप चले जाओगे ना, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हो वो इन सब जगह पे भी फॉलो कर। वहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग हो सकती है, अमेरिका की अलग हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया की अलग हो सकती है और इंडिया की अलग हो सकती है। ये इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है। ओके, जैसे फूड फूड हैबिट देख लो इंडिया की। इंडिया में फूड का जो बहुत वास्ट है। अब आप नॉर्थ में जाते हो, नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में अलग फूड है। साउथ नॉर्थ इंडिया में अलग तरह का खाना खाया जाता है, साउथ में अलग, वेस्ट में अलग, ऐसे ईस्ट में। तो अगर मैं सिर्फ नॉर्थ को देख के अपने डिसीजन ले लूँ, इन तीनों डायरेक्शन को इग्नोर कर दूँ, तो मे बी मैं अपने जो मेरा कॉफी ब्रांड है वो मैं यहाँ पे एक्सपेंड ना कर पाऊँ। या मैं सिर्फ ईस्ट को ले लूँ और इन तीनों को इग्नोर कर दूँ, तो मैं एक्सपेंड मेरा जो एक्सपेंशन है मेरे बिजनेस का वो नहीं हो पाएगा। इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। ओके, ये डिपेंड करता है आपका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, आप कहाँ पे काम कर रहे हो। इट्स अ सोशल साइंस। आपके इन्वॉल्वमेंट को, अगर आपको अपनी सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना है, मतलब बॉटम लेवल से लेके टॉप लेवल, अगर आपको ये सारी एक्टिविटी मैनेज कर, तो पैसा तो लगेगा। तो ये एक्सपेंसिव इन नेचर तो है। अगर आपको अपना पूरे बिजनेस में एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड मैनेजमेंट करना है, मैनेज करना है सारी एक्टिविटीज को, सारे ऑपरेशन को, तो इट इज एक्सपेंसिव और इट इज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। इसमें नहीं लिखा हुआ बट यू कैन राइट, इट इज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। ओके, देन लैक ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स। अब इसके प्री डिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड रूल्स तो नहीं है ना। अब एक फॉर्म में कुछ हो रहा है, एक दूसरी फॉर्म दूसरे मेथड से अपने फॉर्म को मैनेज कर रही है, तीसरी फॉर्म अपने अपने खुद के एक मेथड से अपने पूरे फॉर्म को, पूरे बिजनेस को मैनेज करिए। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है और ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि हर एक बिजनेस को करना ही करना है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। फिर डिपेंड ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल डेटा को लेके और कॉस्ट डेटा को लेके अपने सारे डिसीजन को लेती है। अब उनमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ दिक्कत आ जाती है, कोई भी डेटा थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिजल्ट में इम्पैक्ट पड़ेगा और पड़ सकता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू लिमिटेशन। वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर के पर्सपेक्टिव से, वैसे और वैसे ये तो इजी आप लिख भी दोगे, बट इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लेट्स कम, अब आते हैं कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। अब अब देखो, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अब इसमें डिफरेंस देखो, पहले इसका मीनिंग देखो फिर हम इस डिफरेंस पे जाते। को ये मैंने इसको, वैसे ये ना, आप अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखो तो आपसे सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल भी पूछ सकते हैं और सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन भी, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। बट मैंने इसको आपको डिफरेंस के वे से लिख दिया ताकि आपके लिए पढ़ना इजी हो, आप कंपेयर करके पढ़ सकते। जब भी कुछ चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह याद है। तो इस ओके, तो देखो, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है। कॉस्ट कंट्रोल ना एक टेम्परेरी प्रोसेस है। इसमें ना बस आप अपने कॉस्ट को जज करते हो कि अच्छा ये कॉस्ट आई है, और उसको डिक्रीज करने की, बिल्कुल ऑन द स्पॉट उस कॉस्ट को डिक्रीज करने की कोशिश करते हो, और एक ऐसे डिसीजन या एक ऐसे करेक्टिव एक्शंस लेते हो जो ऑन द स्पॉट उस कॉस्ट को डिक्रीज कर सके, लेकिन लेकिन परमानेंटली नहीं होती है। कॉस्ट कंट्रोल में एज नाम सजेस्ट, सिर्फ कॉस्ट को आप कंट्रोल करो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए,
आफ्टर जैसे ही वो जो आपने गोल अचीव किया था, जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल में 2 रुपीज की कॉस्ट एक्स्ट्रा आ रही थी, तो सिर्फ इसको उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में डिक्रीज करने के लिए मैं करूँ, तो ये आ गया कॉस्ट कंट्रोल। ओके, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन होता है जब आप परमानेंटली अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दो। और परमानेंटली रिड्यूस कैसे होगी? इसमें एक तो क्वालिटी पे आप कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करोगे, जो क्वालिटी है वो वैसे की वैसे रहेगी। लेकिन परमानेंटली कैसे रिड्यूस होगी कॉस्ट? क्या आप थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ के लिए आपके लिए वो कॉस्ट रिड्यूस होता है? कैसे होगी? आपको नए नए इनोवेशन करने पड़ेंगे, आपको अपना जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको चेंज करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ऐसे सारे करेक्टिव एक्शन जिसकी वजह से आप परमानेंटली कॉस्ट को रिड्यूस कर जाओ विदाउट सेक्रीफाइसिंग द क्वालिटी इज कॉस्ट रिडक्शन। और कॉस्ट कंट्रोल बस एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेम्परेरी आपने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने कहा था कि 2 रुपए से ज्यादा की कॉस्ट आई, तो अब ये 2 रुपीज अगर मैं इंस्टेंटली रिड्यूस करना चाहूँ तो मैं कह दूंगी ओके कि आप है ना कप को कम कर दो, आप ध्यान से काम करो, एम्प्लॉयज को ट्रेन करने की बजाय मैं उनको एक रूल बना दूंगी कि इतने कप तो बिकने ही चाहिए, और है ना पर कप पर कस्टमर 1 ही कप जाना चाहिए। तो ये तो इंस्टेंटली स्टॉप हो गया, तो ये तो कॉस्ट कंट्रोल में आ। लेकिन अगर मैं तो कॉस्ट रिडक्शन को फॉलो करना है, तो मुझे एक ऐसा मेथड यूज करना पड़ेगा जिससे मेरी कॉस्ट परमानेंटली रिड्यूस हो जाए, ऑन द स्पॉट की बजाय वो परमानेंटली रिड्यूस हो जाए, जिससे मेरा जो बिजनेस है वो इम्प्रूव करे। अब मैं वो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे इनोवेशन करना, एक एक ऐसा कोई कप बना दूं जिससे वेस्टेज ना हो, मशीन को इस्टेब्लिश कर दूं मैं अपनी फॉर्म में, जिससे मशीन के थ्रू अगर कॉफी बनेगी तो जो मेरे जो कॉफी है वो ज़्यादा इफेक्टिव बनेगी, और जो उसका रॉ मटेरियल है वो कम से कम वेस्ट होगा। ओके, एम्प्लॉयज को ट्रेन कर दूं कि वो ज़्यादा अच्छी तरह काम करे, तो इसकी वजह से मेरा जो कॉस्ट है ना वो परमानेंटली रिड्यूस हो जाए। ओके, नाउ कम टू डिफरेंस, ये इसका बेसिक मीनिंग था। अब नाउ कम टू डिफरेंस। डिफरेंस क्या कहते हैं? कॉस्ट कंट्रोल, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग कॉस्ट विद इन एस्टैब्लिश लिमिट्स और स्टैंडर्ड। अपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ऑन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपको ये चीज़ें डिक्रीज करनी है, अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो वो किस में आएगा? कॉस्ट में। But the real and permanent, okay, permanent decrease in the per unit cost of good manufacture without compromising quality is cost reduction, जहाँ पे ना तो आप अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करो और परमानेंटली रिड्यूस करो अपनी कॉस्ट को, ताकि फ्यूचर में आपकी कॉस्ट कमी आए हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने से। नॉट लाइक एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक यूनिट को या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, बट थ्रू आउट योर बिजनेस लाइफ आपने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया है, तो इट इज कॉस्ट रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट फेस है, नेक्स्ट फेस है नेचर। नेचर क्या कहते हैं? इट इज प्रिवेंटिव फंक्शन, इट स्टॉप कॉस्ट फ्रॉम एक्सीडिंग टारगेट। ये प्रिवेंटिव इन नेचर है, ये करेक्टिव इन नेचर। प्रिवेंटिव मतलब बस प्रिवेंट करना, जैसे होता है ना क्योर एंड प्रिवेंट, ये बस हो गया। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, इस बस इस बार के लिए उस चीज को प्रिवेंट करना कि वो कॉस्ट इंक्रीज ना हो, डिक्रीज ही होती चले जाए एक स्पेसिफिक टारगेट। लेकिन जब आप रिडक्शन में आते हैं तो ये डायनेमिक फंक्शन है, ये चेंज होता रहता है। आपको थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ अपने बिजनेस को चेक करना पड़ता है, एनालाइज करनी पड़ती है, उसकी एक्टिविटी एनालाइज करनी पड़ती है, और उसके बाद आपको अलग अलग डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती चली गई उन डिसीजन की वजह से। तो ये जो है वो डायनेमिक फंक्शन है, थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ चलता रहता है, करेक्टिव है। एक बार कर दिया तो वो कर दिया, एक बार मैंने कॉफी मशीन अपनी फर्म में स्टैब्लिश कर दी अपने, तो वो कॉफी अब मशीन अब रहेगी जब तक वो डेप्रिशिएटेड नहीं होती होली।
और वो तब तक मुझे बेनिफिट देगी और ये परमानेंटली ये रिड्यूस कर देगी कॉस्ट को। ओके, नाउ लेट्स मूव टू फोकस। अब नेक्स्ट बेस है फोकस। फोकस क्या है? फोकस ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस। पास्ट की चीजों को आप एनालाइज करो, प्रेजेंट में देख रहे हो। पास्ट में देखा कि अच्छा 2 रुपये से ज्यादा कॉस्ट होगी, प्रेजेंट में देखा अभी मैं इस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकती हूँ। या तो मैं एम्प्लॉयज को टारगेट देके कि इतने कब बिकने चाहिए और इतनी कॉस्ट इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, पर एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए मैंने कॉस्ट को रिड्यूस कर। लेकिन ये क्या, ये फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट है, ये थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ आपको हेल्प करेगी, फ्यूचर ओरिएंटेड है एंड फाइंडिंग इनोवेटिव वेज टू कट एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट आते हैं हॉरिजन। हॉरिजन क्या है? अब इसका टाइम फ्रेम कितना है? हॉरिजन मतलब टाइम। अब ये क्या, अभी इतनी देर से क्या, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो इट एंडेड, ये कॉस्ट कंट्रोल कब खत्म हो जाता है? जब आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हो या फिर अपने बजट के विद इन आ जाते हो, तो ये जो कॉस्ट कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है, इट एंड। But when you talk about the cost reduction, it is a continuous process. It's a never ending process. आप इनोवेशन करते रहोगे, इनोवेशन कम नहीं होंगे। आप थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ इनोवेशन करते रहोगे और फिर अपने डिसीजन को बेटर बनाने में हेल्प करोगे। ओके, फिर आते हैं टूल्स, स्टैंडर्ड। अब कौन से टूल्स है जो आप यूज करते हो? तो कॉस्ट कंट्रोल में आप क्या यूज करते हो? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करते हो। बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल यूनिट 2 है, अब हम पढ़ने वाले हैं। इस ये यूनिट आज खत्म हो गई है, इसके बाद यूनिट 2 पढ़ेंगे और वही टोटली डिपेंड है बजटरी कंट्रोल जो आप पढ़ोगे। तो प्लीज फोकस रहना और देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको पता रहे कि ये वाली यूनिट अब हम नेक्स्ट प्रिपेयर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। देन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी में कंट्रोल कर सकते हो आप budgetary control, standard costing is all are tools of cost control। ओके, लेकिन जब आप कॉस्ट रिडक्शन में आते हो तो इसमें सबसे पहला आता है इनोवेशन। आप कुछ नया इनोवेट करो जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाए परमानेंटली। वैल्यू इंजीनियरिंग का स्टडी, आप वर्क को ऐसे स्टडी करो, ऐसा उसमें कुछ इंजीनियरिंग लगाओ जिससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो सके। वेस्ट को एलिमिनेट करो परमानेंटली। अगर आप देख रहे हो कि आपकी ये एक वर्कर है, ये जब फैक्ट्री में काम करता है ना, तो इसकी जो एक टूल किट है जो इसके पास होनी चाहिए, लेकिन वो इससे मान लो कि 2 फ्लोर ऊपर है। तो अभी क्या करता है, इसको जब भी अपनी टूल किट की जरूरत होती है ये दोबारा जाता है 2 फ्लोर ऊपर, फिर वो टूल किट लेके आता है, फिर 2 फ्लोर नीचे आता है, अपना काम करता है, फिर दोबारा वहां पे रखने आता है। तो ये 2 फ्लोर की जो ये टूल किट की है, एक तो ये टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, जिससे जो आप जहाँ पे 10 पर पीस बना सकते थे 1 आवर में, वहाँ पे आप कम पीसेस बना रहे हो। तो ये एफिशिएंसी को कम कर रहा है ये टूल किट इस 2 फ्लोर के। तो आप क्या करोगे, आप इस टूल किट को इसके पास ला के रखो, इसके पास इस टूल किट को या इसका जो भी काम उसको स्टैब्लिश कर दोगे, उसको रख दोगे, जिससे इसकी ये जो टाइम जो ये वेस्ट होता है वो कम हो सके, जिससे वेस्ट एलिमिनेट हो सके, इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। अब आते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। तो चलो, फाइनेंशियल वर्सेस कॉस्ट वर्सेस मैनेजमेंट। अभी ये क्या है, अभी आपने पूरा यूनिट पढ़ा तो आइडिया तो हो ही गया होगा इसमें क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा कि आप कहाँ पे स्टेट करते हो, आप कहाँ पे हो, आपकी जो बिजनेस है वो किस लेवल पे रहती है, किस लेवल पे वर्क करती है। ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, आपकी आपकी फर्म की नेट वर्थ को बताता है। कौन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सिर्फ फाइनेंस के बारे में बात। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असर्टेन कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट। आपसे आपकी जो कॉस्ट आ रही है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने में या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उसकी कॉस्ट से रिलेटेड उसको रिड्यूस करना है या उसको कंट्रोल कैसे करना है, या फिर वो कॉस्ट कितनी आई, कैसे आई, आपने कहाँ कहाँ पे अपने एक्सपेंसेस को बियर किया जिससे आपकी कॉस्ट इतनी है, ये कौन बताएगा? कॉस्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बनाएगा? इन दोनों को मैनेज कैसे किया जाए, assist management in planning and decision making and controlling the activity every। फिर फोकस के बारे में बात। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस क्या है? ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो नेटवर्थ है वो इंक्रीज हो। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है? क्या फोकस है कि जो कॉस्ट है उसको डिटरमाइन कर सके और उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या फोकस है? एक प्लान कर सके, मैनेजर डिसीजन ले सके जिससे आपका जो बिजनेस है वो उसकी ग्रोथ हो सके, वो इम्प्रूव कर सके और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ओके। नाउ स्कोप। स्कोप क्या है? ब्रॉड, कवरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी। बहुत ब्रॉड है क्यों? इसमें आप हर तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिडर करते हो, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, वेदर यू टॉकिंग अबाउट cash flow statement, whether you are talking about income statement, whether you are talking about balance sheet, each and everything covered in financial accounting or related to finance. But in cost accounting, it is narrower than financial accounting. Why? Because it limited to cost related aspects. Only cost. सिर्फ cost के इधर उधर घूमता है, cost के अराउंड घूमता है, cost के अलावा किसी भी चीज के बारे में बात कर नहीं करता, नॉट इवन द रेवेन्यू के बारे में ये बात करता है। इट्स ओनली टॉक अबाउट cost। But when you come to the management accounting, accounting scope is very broad क्योंकि ये कवर करता है हर एक तरह का फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, उनको इंटरप्रेट करता है और फिर उसके ऊपर डिसीजन लेता है। ओके। फिर आता है नेचर क्या है? ये क्वांटिटिव है, ये भी क्वांटिटेटिव है, सिर्फ पैसों के टर्म्स में बात करता है, सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में बात करता है, लेकिन ये क्वांटिटिव और क्वालिटिव दोनों ये 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 भी देखता है कि रिवेन्यू क्या हुआ, कॉस्ट क्या होगी फाइनेंशियल टर्म में, ये उसके पीछे का रीजन भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि क्यों। फिर आता है डिसीजन मेकिंग रोल। अब ये क्या है? इसका लिमिटेड रोल है क्योंकि इसका काम ही बस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, तो इसका लिमिटेड रोल है। इसका इस अब ये ना थोड़ा तो सपोर्ट करता है कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा को एनालाइज करने में, कंट्रोल करने में, लेकिन बहुत ज़्यादा। लेकिन जब आप मैनेजमेंट चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन डिसीजन, इसका काम ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाई क्यों? ताकि डिसीजन ले सके। ओके। फिर आता है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी ये बढ़ाई, ये तो इंडिपेंडेंट है खुद से, बिल्कुल स्क्रैच से आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपने एक्सपेंसेस बियर किए हैं, यहाँ पे आपने एसेट्स खरीदे, आपने ये आपकी लाइबिलिटी, हर तरह का रिपोर्ट बताता है फाइनेंशियल अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटिंग भी इंडिपेंडेंट है कॉस्ट के बारे में। अगर आपको रॉ मटेरियल, आपको एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है और उसमें 10,000 का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है तो वो हो रहा है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप रिड्यूस करने की कोशिश करोगे लेकिन कितना है, आप क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो ना। तो कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट। जितना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए तो चाहिए, बट when you come to management accounting it is dependent on cost accounting and financial accounting। क्यों? ये इनके डेटा को लेते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा लेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा लेगा और इन दोनों को एनालाइज करके फिर अपना डिसीजन बताएगा, अच्छा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। फिर आता है स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि क्या ये मैंडेटरी है बनाना? हाँ, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बिल्कुल मैंडेटरी है, नहीं बनाएंगे तो पेनल्टी लगेगी, तो ये तो मैंडेटरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग
मैंडेटरी है लेकिन सम स्पेसिफिक कंपनीज के लिए, जो लिमिटेड कंपनीज होते हैं उनके लिए, हर एक के लिए ये मैंडेटरी नहीं, ये तो हर एक के लिए मैंडेटरी। और ये नॉट मैंडेटरी एट ऑल, इट इज वॉलेंट्री। आप वॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री, आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लॉज ने इसको बताया हुआ है कि आपको करना ही करना है। मैंडेट पूरा वॉलेंट्री है, पूरा का पूरा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओके। ये वॉलेंट्री है, करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। टोटली डिपेंड ऑन योर बिजनेस नीड्स। नाउ कम टू यूजर्स। यूजर्स कौन है? अब ये तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्टेक होल्डर को यूज करता है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी के शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं आपकी कंपनी के लिए, तो इसलिए ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यूजर के लिए हेल्पफुल है। जैसे एनुअल रिपोर्ट आती है ना हर कंपनी की, आप अभी जैसे देखना किसी भी कंपनी की साइट पे जाओ और उनकी एनुअल रिपोर्ट देखना, वो वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं। तो क्यों? क्योंकि एनुअल रिपोर्ट इज मैंडेटरी टू पब्लिश, और ये एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। व्हेन इट्स कम टू दिस, ये इंटरनल है, कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल है, क्योंकि कॉस्ट के बारे में जान के एक्सटर्नल क्या करेंगे, ये तो इंटरनल मैनेजमेंट का काम है ना। तो आपके मैनेजर से डिसाइड करेंगे ना कि कॉस्ट हमारी सही आ रही है या गलत आ रही है, वो उनको प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड करना है। तो ये इंटरनल, एंड ये भी इंटरनल है, क्योंकि ये डिसीजन लेने में हेल्प करो। डिसीजन कौन लेगा? फर्म लेगी, फर्म के मैनेजर्स लेंगे, उसके एम्प्लॉयज लेंगे, टॉप मैनेजर्स लेंगे, सीईओ सीएफओ लेंगे। तो ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इंटरनल्स के लिए ही है, ओके। एंड आपकी यूनिट 1 हो चुकी है कंप्लीट। पढ़ो अच्छी तरह, अपनी बुक से एक बार रीड भी कर लेना, एंड आई होप आपको मेरा समझने का तरीका समझ आया होगा। अगर आया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और हाइप भी कर देना प्लीज। और प्लीज सब्सक्राइब करोगे तो अब नेक्स्ट यूनिट भी होगी, यूनिट 2 भी हम बहुत जल्दी कवर करेंगे वो। बट प्लीज मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो सब्सक्राइब और लाइक करके। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। अब यूनिट 2 के लिए बने रहना, यूनिट 2 भी हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, राधे राधे।